बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं आज एक मोनूमेंट पर आया हुआ हूँ। पहले घर के एक रूम में मैं आपसे अपने वीलॉग्स बनाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर एक वीलॉग बनाया जाए ताकि आप थोड़ी पुर्तगाल की सैर भी कर लें साथ साथ। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह आप पुर्तगाल में डिफरेंट प्लेसेस पर देखा करेंगे, उससे आप थोड़ी पुर्तगाल की सैर भी कर लेंगे और आपसे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। और आज का मेरा ख़ास तौर पर जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमेशा मैं ज़्यादातर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर बात करता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करूँगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है या अब वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होने जा रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा इस जगह के बारे में आपको बता दूं। मैं इस वक्त एक ये मोनूमेंट है, साथ साथ ये पिक्चर्स चलेंगी। मेरे बिल्कुल जो सामने है ये क्राइस्ट द किंग मोनूमेंट है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक स्टैचू बनाया हुआ है और मेरे बैकग्राउंड में ये यहाँ लिस्बोआ का काफ़ी फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है 25 अप्रैल ब्रिज। इसको पुर्तगीज़ में विंते सिंको अब्रील ब्रिज कहते हैं। पोंते विंते सिंको अब्रील ब्रिज, पोंते कहते हैं ब्रिज को। ये ब्रिज काफ़ी पुराना है। 1966 में इसकी इनागुरेशन हुई थी और उस वक्त इस ब्रिज का नाम रखा गया था पोंते दे सालाज़ार, और उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इस ब्रिज का नाम है 25 अप्रैल ब्रिज। 74 में एक प्राइम मिनिस्टर था अंतोनियो दे ओलिवेरा, उसने इसका नाम चेंज किया था। और ये जो पीछे आप बैकग्राउंड में रिवर देख रहे हैं है तो ये बेसिकली ये समंदर का ही हिस्सा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल दुनिया के नक्शे में जहाँ पर वाक़या है, ये यहाँ से दुनिया का इख्तिताम होता है। यूरोप वाली साइड से यहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है, यानी कि इससे आगे मेरे राइट साइड पर जो समंदर है वो एक लामतनाही लामहदूद समंदर है, जो कि आपको दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा की रियासतों की तरफ ले जाएगा। शायद जो मेरा अंदाज़ा है 10,000 किलोमीटर के करीब फासला होगा और ये दूसरी तरफ आपको मिलेगा। इससे आगे और कोई कंट्री नहीं आता। शायद बीच में कुछ बहुत छोटे छोटे कुछ फासले पर जजीरे हैं, लेकिन उसके आगे सब ये लामतनाही समंदर है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर नया ब्रिज बनाया है पुर्तगाल ने। ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई जो है, जो मेरे लेफ़्ट साइड पर ब्रिज है, साथ साथ मैं इसकी पिक्चर्स भी चलाऊंगा, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं आपको ये ब्रिज भी दिखाऊंगा। इस ब्रिज का नाम है वास्को डे गामा ब्रिज। हमने जो किताबों में पढ़ा है वास्को डे गामा, बेसिकली वास्को दे गामा जो यहाँ की पुर्तगीज़ ज़बान है उसमें इसको वास्को दे गामा बोला जाता है। और उस ब्रिज की लंबाई 13 किलोमीटर है, तकरीबन 13 किलोमीटर है, जो कि यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। और जो मेरे बैकग्राउंड में जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है 25 अप्रैल के बारे में आपको बता दूं, ये यहाँ का पुर्तगाल का नेशनल डे होता है। उस डे के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया। 1974 में इनको एक इनकलाब आया था, एक रेवोल्यूशन आया था। डिक्टेटरशिप के बाद जब डेमोक्रेसी कायम हुई थी, तो उसके बाद ये इस ब्रिज का नाम चेंज किया गया। और इस ब्रिज की जो लंबाई है वो तकरीबन 2 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, 2.7 किलोमीटर है, तकरीबन 3.25 किलोमीटर है। इस ब्रिज पर रोज़ाना 1.5 लाख गाड़ियाँ सफ़र करती हैं और तकरीबन 150 के करीब ट्रेन्स की आमदोरफ्त रहती है। मेरे जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये लिस्बोआ का सेंटर है, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यानी कि रिवर के इस तरफ ये इसको अलमादा कहते हैं। ये इसके दूसरी तरफ भी काफ़ी बड़ा लिस्बोआ का हिस्सा है, उसके आगे
स्तूबल दूसरे सिटीज़ हैं। और ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है तागुस रिवर। इससे आगे स्पेन में जाता है ये रिवर। यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्योंकि कम होती है तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया था, लेकिन आगे थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और वहाँ पर एक दूसरा ब्रिज जो वास्को दे गामा ब्रिज है, जो मैंने आपको भी बताया है। तो ये यहाँ का थोड़ा सा तारुफ है। जी फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से, कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होने जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में, बहुत पुरानी तारीख़ में लेके जाना चाहूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ये अल्लाह ताला किस तरह कौमों को अरूज से ज़वाल देता है और ज़िया ज़वाल से अरूज। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। एक बेटा जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था, उसके अलावा 3 बेटे हाम, साम और याफिस ये सवार हो गए थे। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को किस तरह 1 बाय 1 अरूज बख्शा, वो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हाम थे, वो उनकी जो नस्ल है वो आप जितना भी देख लें, अफ्रीका काली नस्ल के जितने भी लोग हैं, ये सब ब्लैक हबशी, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और इनको अल्लाह ताला ने पहले अरूज बख्शा। आप जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र कितना ताकतवर था, और आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले तक मिस्र ऐसे ही था जैसे आज अमेरिका का दौर है। और बहुत अरूज बख्शा, हत्ता कि जिसने हबशी बादशाह था जिसने खाना काबा पर हमला किया था, जिसको अल्लाह ताला ने अबाबील की कंकरियों से मारा था, वो भी बहुत ताकतवर था। तो उस वक्त उनका दौर था, उनको अल्लाह ताला ने अरूज बख्शा। और फिर उनका ज़वाल आया, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे साम, इनको अरूज बख्शा। साम वो हैं जो अरबिक हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में से ही हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सब जानते हैं खिलाफत का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की 2 साल खिलाफत रही, हज़रत उमर फ़ारूक की तकरीबन 8 साल, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली। इन 4 खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में बेपनाह तरक्की की इस्लाम ने, इस्लामी सल्तनत ने, बहुत बड़ी सल्तनत वजूद में आ चुकी थी, जो कि एक जज़ीरा नुमाए अरब से शुरू हुई थी। अरूज था, और उसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया तक एक बहुत अरूज रहा मुसलमानों का। लेकिन उसके बाद ये ज़वाल का शिकार हुए। अभी इस पर मैं बाद में बात करूँगा कि ज़वाल कैसे आता है। तो उसके बाद याफिस के भी 12 बेटे थे। उसमें एक का नाम जाबान था, जो कि आप जापान जिसके नाम पे रखा हुआ है, अब जो कि बाद में बदल के जापान हो गया। और आप देख लें इस वक्त दुनिया में जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें यूरोप और अमेरिका हैं, और ये सब याफिस की औलाद है, हज़रत याफिस की औलाद है। तो इस वक्त इनका अरूज चल रहा है। बाद में अभी मैं थोड़ा स्पेसिफिकली बात करूँगा। ज़वाल कैसे आता है। हज़रत आप जितने भी कौमों को ज़वाल आया है
उनके ज़वाल आने की वजह हमेशा जब वो ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं और अयाशियों में पड़ जाते हैं और तकब्बुर उनका ऐसे होता है जैसे वो फ़िरौन का था, ख़ुद को खुदा बना लेते हैं और लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ज़वाल की शुरुआत होती है। अभी हम थोड़ा स्पेसिफ़िकली बात कर लेते हैं। आप देख लें सल्तनत उस्मानिया, जब उनकी सल्तनत अरूज पर गई, उस वक्त वो बहुत ही बाईमान थे, ईमान उनका बहुत मजबूत था और हर तरह की अयाशी वगैरह से पाक थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बेइंतहा अरूज बख्शा। इवन के 3 बरआज़मों तक उनकी सल्तनत फैली हुई थी, अफ्रीका में भी और एशिया और यूरोप तक उनकी सल्तनत फैली हुई थी। उनका ज़वाल तब ही शुरू हुआ जब वो अयाशियों में और तकब्बुर में चूर हो गए। इसी तरह मुग़लिया सल्तनत देख लें, हमारी बरसगीर में उन्होंने भी 300 साल हुकूमत की है। बरसगीर में उनकी जो पहला बादशाह था मुग़लिया सल्तनत का, बाबर, बहुत ही नेक इंसान था। हत्ता कि वो टोपियाँ ख़ुद सीता था और टोपियाँ बना के, टोपियाँ बेच के वो अपना गुजारा करता था, हत्ता कि वो बादशाह था और कौमी ख़जाने से वो कुछ भी नहीं लेता था। तो इस तरह के नेक बादशाह जब थे तो अल्लाह ताला ने बहुत अरूज बख्शा। और जब वो अयाशियों में पड़ गए, और आप ये देख लें, ये जिस बादशाह ने, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, वहाँ से उनकी औलाद से ये थोड़ा ज़वाल की तरफ इनकी शुरुआत हुई और आहिस्ता आहिस्ता बिलाखिर ये ख़त्म ही हो गए। आखिरी बादशाह आपने जानते होंगे, रंगीला शाह। वो इस तरह का बादशाह था कि समटाइम्स वो बग़ैर कपड़ों के भी दरबार में आ जाया करता था और उसकी 300 से ज़ायद बीवियाँ थीं। तो ज़वाल ऐसे नहीं आता, उसकी वजह होती है और ख़ास तौर पे तकब्बुर, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, जो पहला और बड़ा गुनाह है जो शैतान इब्लीस ने किया था। हत्ता कि शैतान नेक एक जिन था। और अभी क्या होने जा रहा है, अभी हम आते हैं आज। अभी तक तो कह सकते हैं कि अमेरिका रूल कर रहा है, लेकिन जब जो बाइडन हुकूमत में आया, ये मार्च 2021 की बात है, जब वो जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2 बार गिरा था, तो उसको दुनिया ने इसी तरीके से लिया, इसी अंदाज से लिया कि अब अमेरिका का ज़वाल शुरू हो चुका है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम सब, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, हमने अपनी आंखों से देखा है कि अफ़गानिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जाँ बहक किया, मारा, शहीद हुए। इराक़ पर हमला किया, गैर गुनाह, सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया, और लीबिया पर हमला किया। ये 3 जंगें तो हमारी आंखों के सामने हैं। और उसके अलावा दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस करके, जैसा कि शाम है, वो फ़लस्तीन है, वहाँ पर भी ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। क्योंकि ये भी तकब्बुर इनमें भी बहुत ज़्यादा आ चुका है और इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार हैं। तो इन्होंने आज अफ़गानिस्तान पर इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार हैं, तो अब इनका ज़वाल शुरू हो चुका है और अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो कौन सा मुल्क ऊपर आ रहा है और किस मुल्क के हाथों में इस दुनिया की भाग दौड़ होगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन उसके बाद फिर भी किसी न किसी मुल्क की एक पावर होती है। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है
2019 के दिसंबर में आखिर में जब कोविड-19 आया तो इसकी शुरुआत चाइना का सूबा वुहान से हुई और 3000 से ज़्यादा तकरीबन 4000 तक उनकी अमवात हुई। और कोविड-19 को आप इस तरीके से देख लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने 9/11 किया था। हम सब जानते हैं, अभी तक में साबित हो चुका है कि 9/11 अमेरिका ने ख़ुद, CIA ने और उनकी अपनी प्लानिंग थी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और पेंटागन पर कुछ हमले हुए, दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया और इसको वजह बना के अफ़गानिस्तान पर हमला किया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाई, अपने लोगों को मारा और इसको वजह बना के अफ़गानिस्तान और इराक़ पर जो भी रीज़न थी, ऑयल की, सद्दाम हुसैन की, और ये 3 मुल्कों पर ख़ास तौर पर बड़े बड़े हमले किए। चाइना ने वैसी स्ट्रेटजी, तकरीबन वैसी ही स्ट्रेटजी अपनाई है। उन्होंने सबसे पहले ये वायरस तैयार किया और सबसे पहले अपने मुल्क में, अपने सूबे में, वुहान में इस वायरस को छोड़ा गया और अपने लोगों को मारा। इसमें कोई शक नहीं है, उनके लोग मरे, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका ने अपने लोग मारे और बाद में इसको वजह बनाकर दूसरे मुल्कों पर हमले किए। तो चाइना ने तकरीबन वैसे ही किया और इकनॉमिकल भी अपना नुकसान किया, क्योंकि जब कोविड-19 आया था, मुझे याद है 2020 फरवरी मार्च तक चाइना के शॉपिंग मॉल्स दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, मैं यूरोप में ही था, तो ये खाली हो चुके थे। लोग वहाँ जाने से डरते थे कि कहीं चाइनीज़ के ज़रिए से हमें वो वायरस ना लग जाए। तो इस हद तक उन्होंने अपना नुकसान किया और बाद में उन्होंने फुली कंट्रोल किया। और एक और चीज़ जो आपने देखी होगी, नोटिस की होगी, कि उन्होंने 11 दिनों में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, शायद 3000 बेड का एक हॉस्पिटल भी तैयार कर दिया। क्योंकि उनकी ये प्लानिंग में शामिल था, तो उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी और दुनिया को दिखाने के लिए, और कोई उनको चैलेंज भी नहीं कर सका, क्योंकि सबसे पहले उनके मुल्क में वायरस आया, उनके लोग मरे, इकनॉमिकल नुकसान हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि अब हम रूल करेंगे इस दुनिया में। और मैं जब ओमान में था, आज से 3-3.5 साल पहले, तो जो अरेबिक लोग थे, क्योंकि मैं चाइनीज़ कंपनी में मैंने 10 साल काम किया, तो मैं अक्सर मेरी कभी ओमानी लोगों से गपशप हो जाती थी, तो वो इनको याजूज माजूज कहते थे। ये जो चाइनीज़ हैं, ये याजूज माजूज हैं। हम सब जानते हैं कुरान पाक में इनका ज़िक्र है याजूज माजूज का। तो अक्सर उलमाए किराम कहते हैं कि वो ये नहीं है, वो एक और कौम होगी, नस्ल होगी और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, जो कुछ आपने सुन रखा है। और कुछ उलमाए किराम ये भी कहते हैं कि शायद यही हैं, क्योंकि इनकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये दुनिया में हर जगह पर आपको मिलेंगे। मैं अभी इस टाइम पुर्तगाल में हूँ, यहाँ पर कितने शॉपिंग मॉल्स चाइनीज़ हैं इनके, और ये किसी के अंडर भी काम नहीं करते। ये किसी नॉन चाइनीज़ के अंडर कोई भी काम नहीं करेगा। चाइनीज़ कभी आप नहीं देखेंगे, ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपने ही लोगों को रखते हैं। नॉन चाइनीज़ को रखते भी नहीं हैं और नॉन चाइनीज़ के पास काम भी नहीं करते। तो ये दुनिया में इसी तरह फैल रहे हैं। और वर्ल्ड ऑर्डर अब जो बाइडेन के बाद चाइना के हाथ में जा रहा है। जो बाइडेन की तरह अमेरिका बूढ़ा भी हो चुका है और कमज़ोर भी हो चुका है। हम सब जानते हैं कि अभी इकनॉमिकल अमेरिका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जिस तरीके से चाइना इकनॉमिकल तरक्की कर रहा है और उनकी इकनॉमी इस वक्त जितनी स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका अब वो नहीं रहा। और अच्छी बात यह है कि चाइना
हमारा पड़ोसी मुल्क है, न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और रशिया से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे थे जब तक खान साहब थे, इमरान खान साहब थे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अभी कुछ अरसे में उनकी हुकूमत दोबारा आएगी और हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे रशिया के साथ। और ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और टर्की। तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह कि अभी चाइना जब मज़ीद पावरफुल होता है तो उससे हमें भी तक़वियत मिलेगी, हमारा मुल्क भी मज़बूत होगा। और ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम हमारी जो अमेरिका की ग़ुलामी है इससे जान छूटेगी। तो बस ये मैं थोड़ा सा बात आपसे करना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सब दोस्तों से, ख़ास तौर पे नए आने वाले फ्रेंड्स, जो अभी नए मेरे फ्रेंड्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने गिरदोनवाज सबका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।